हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डीएलएड के बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे कि हम लोग करते हैं डेली, है ना, डेली बेसिस पर ये सेशन आपका चल ही रहा है जिसमें डीएलएड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके डीएलएड का एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है और अभी हमें नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा, और अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो निराश हो गए हैं कि पेपर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो देखो, आप लोगों को तैयारी बंद नहीं करनी है, ये आप लोग एक पॉजिटिव वे में इस चीज़ को लेके देखो कि आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है। मुझे जहाँ तक लग रहा है जैसे ही बीएड का पेपर होगा, बीएड के पेपर के तुरंत बाद आपका डीएलएड का पेपर करवा दिया जाएगा। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है हमें, ठीक है ना, निराश होकर तैयारी हमें करती रहनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसको इंग्लिश में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन सेबी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसको सेबी कहते हैं। ये जो सेबी होता है ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक है। शेयर मार्केट में जो हम लोग पैसा वगैरह लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, वो निवेश कहीं कुछ गलत तरीके से धोखाधड़ी किसी के साथ ना हो जाए, है ना। जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टर्स के साथ में धोखाधड़ी ना हो जाए, इस तरीके की चीज़ों को रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। सेबी के गठन के बारे में पूछा गया है तो इसका गठन 1988 में हुआ था। गठन कब हुआ था? 1988 में। लेकिन इसको 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। क्या बनाया गया था? स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, मतलब ज़्यादा पावर दे दिए गए थे, है ना, ज़्यादा पावर दे दिए गए थे 1992 में। तो दो तरीके से सवाल बनेगा। एक तो ये बनेगा कि सेबी का गठन कब हुआ, तो 1988 में। एक ये बनेगा कि सेबी को जो स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया वो कब दिया गया, तो 1992 में। अब सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है। सेबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। कहाँ पर मिलेगा? मुंबई में आपको सेबी का हेडक्वार्टर मिलेगा। और सेबी के नए चेयरमैन अपॉइंट हो चुके हैं। नए चेयरमैन का नाम है तुहिन कांत पांडे, ठीक है। तुहिन कांत पांडे अभी फिलहाल सेबी के नए चेयरमैन हैं। कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है? जल संधि यानी कि स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है जो कि गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शिया को जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। आपको ये मैप में देखना पड़ेगा। जब आप मैपिंग करोगे ना तो अरब देशों का मैप निकालना, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये वाले देश जहाँ पर हैं उस एरिया को निकालना। वहाँ पर आपको फारस की खाड़ी मिलेगी और वहीं पर आपको ओमान की खाड़ी मिलेगी। दोनों को जोड़ने वाला छोटा सा एक स्ट्रेट है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मेडिटेरेनियन सागर को, ठीक है, मेडिटेरेनियन सागर को प्लस अटलांटिक महासागर को। मेडिटेरेनियन सागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ता है कौन? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? केटी तेलांग, राजकुमार शुक्ला, दादा भाई नौरोजी या जेएल नेहरू? देखो, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार करी थी, ठीक है ना, 3 बार। इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में तो किया ही था, 1886 में तो किया ही था। इन्होंने 1906 में भी अध्यक्षता की थी और तीसरी बार इन्होंने कब की थी आपको ये भी बताना है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को हम कहते थे, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब इन्होंने लिखी थी जिसमें इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो भारत से वेल्थ को ले जाया जा रहा था, यानी जो पैसा रुपया जो कुछ भी है, जो कुछ भी अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से ले जाया जा रहा था, इंडिया को जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो लोग, उसके बारे में इस किताब में इन्होंने लिखा था, ठीक है। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान आपको किस स्थान पर मिलेगा? डचीगम नाम का जो नेशनल पार्क है वो हमको कहाँ पर मिलता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप जाओगे तो जम्मू कश्मीर में आपको डचीगम राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। आपको जम्मू कश्मीर में वुलर नाम का झील मिलेगा, ठीक है। आपको जम्मू कश्मीर में डल झील भी मिलेगा, है ना। और जम्मू कश्मीर में आपको राउफ डांस भी देखने को मिलेगा। राउफ डांस वहाँ का लोक नृत्य है, यानी कि वहाँ का एक फोक डांस है,
ठीक है, लोक नृत्य है। राउफ नाम का डांस, ये भी वहीं पर होता है, ये ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन था? स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी व्यक्ति ने अगर व्यक्तिगत यानी अकेले अकेले मेडल जीता था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गोल्ड जीता था, सिल्वर जीता था, ऐसा नहीं कह रही हूँ, मेडल जीता था ओलंपिक में, तो वो किसने जीता था? वो जीता था केडी जाधव ने। केडी जाधव ने जीता था। और ये जो ओलंपिक था ये हेलसिंकी नाम की जगह में हुआ था। हेलसिंकी नाम की जगह में ओलंपिक हुआ था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। कौन सी खेल से संबंधित है ये पूछा जाएगा तो ये आपको बताना है, ठीक है। मछलियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हर चीज़ का अध्ययन होता है, जैसे कि हेपेटोलॉजी, अगर हम लीवर का अध्ययन कह रहे हैं जिसको अपन यकृत कहते हैं हिंदी में, लीवर के अध्ययन को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी हम किसे कहते हैं? किडनी, किडनी का अध्ययन जब हम करते हैं, है ना, किडनी की स्टडी जब हम करते हैं इसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। छिपकली की स्टडी जब हम करते हैं छिपकली, छिपकली से डरते बहुत हो ना, लिजार्ड, लिजार्ड की स्टडी करते हैं तो उसको हम सोरोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी हम कहते हैं जब हम मछली का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मछली का, फिश का अध्ययन जो हम करते हैं उसको हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। मुखौटा किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है? मुखौटा नाम का एक डांस होता है जिसमें चेहरे में मास्क पहनते, बड़े बड़े मास्क पहन के ये डांस किया जाता है। ये डांस अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ ये डांस उत्तराखंड में भी होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ ये डांस कहाँ होता है? उत्तराखंड में भी होता है। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा सेला सुरंग। क्या मिलेगा आपको? सेला सुरंग। ये टनल है एक जो हमारी भारतीय सेना के लिए मेनली बनाया गया है ताकि जो भी हथियार वगैरह है वो आसानी से बॉर्डर जो है अपना तिब्बत के साथ में जो बॉर्डर लगता है वहाँ तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि वहाँ का रास्ता उतना अच्छा नहीं है, दुनिया भर के दर्रे वगैरह है, माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो फिर दिक्कत होती है। और चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश पे नज़र बना के रखता है, कभी भी ऐसा करता है कि अरुणाचल प्रदेश के गाँव को अपना बताता है, मतलब कुछ भी करने लगता है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो दो देशों के साथ लगती है, एक तो तिब्बत के साथ लगती है, तिब्बत को कंट्रोल करता है चाइना नाम का देश, ठीक है, दूसरा म्यांमार के साथ लगती है ना। इन दोनों जगहों के साथ में अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लगती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल से रिलेटेड है? Which article is associated with National Commission for Scheduled Caste? National Commission for SC, Scheduled Caste यानी कि SC, ठीक है ना। पहले National Commission for SC and ST दोनों एक ही था। SC ST का जो कमीशन था, आयोग था, दोनों एक ही था, अलग अलग नहीं थे। लेकिन बाद में लगा कि नहीं यार, जनजातियों के लिए जो आयोग है वो अलग कर देना चाहिए। तो जब SC ST का आयोग सेम था ना, तो आर्टिकल 338 हुआ करता था ये, लेकिन जब अलग किया गया तो नेशनल कमीशन फॉर SC का जो आर्टिकल था वो 338 ही रहने दिया। नेशनल कमीशन फॉर ST यानी जनजातियों के लिए जो नया आयोग बना उसको 338A कर दिया गया, ठीक है। और जब OBC के लिए जो आयोग बना, OBC के लिए जो आयोग बना उसका आर्टिकल 338B कर दिया, है ना। तो इस तरीके से 3 आर्टिकल अलग अलग कर दिए गए। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति का पूछ रहा है तो 338 होगा, अगर जनजाति पूछता तो 338A होता, ठीक है। जाति पूछ रहा है ये, है ना, नेशनल कमीशन फॉर SC पूछ रहा है। भारत ने संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से देश से लिया है? इंडिया हैज टेकन प्रोविजन। देखो, संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 के तहत होती है, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है, और ये कभी कभी होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, हमेशा नहीं होती, बहुत कम ज़रूरत पड़ी है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने ये प्रावधान लिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज, ठीक है, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। संयुक्त बैठक की अगर अपन बात करें तो इसको बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, है ना। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। और इसमें अध्यक्षता करने का काम स्पीकर करते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, अध्यक्षता स्पीकर करते हैं।
भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो जनक हैं वो किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जो जनक हैं वो माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। अब ये दुनिया में नहीं है, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा अब दुनिया में नहीं है। MS स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। रॉबर्ट ओपनहाइमर, एटॉमिक बॉम्ब के जनक, जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे ना हिरोशिमा और नागासाकी में, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने का पूरा जो काम है वो इनको ही दिया गया था। इनका नाम क्या है? रॉबर्ट ओपनहाइमर। इन पे एक मूवी भी बनी हुई है। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई, ठीक है, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे, ये याद रखना है। वेल्ड घास के मैदान आपको किस महाद्वीप में मिलेंगे? वेल्ड नाम के जो घास के मैदान है, ग्रासलैंड है, ये आपको कौन से महाद्वीप में मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में आपको मिलेंगे। साथ ही प्रेयरी घास का मैदान भी मिलता है, प्रेयरी घास के मैदान आपको अमेरिका में मिलेंगे। पंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान आपको अर्जेंटीना में मिलेंगे, ठीक है, अर्जेंटीना। तो इस तरीके से अलग अलग घास के मैदान मिलते हैं, तो इनके नाम याद रख लेना। चौसा का युद्ध इनमें से किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन whom? बैटल ऑफ चौसा आपके बिहार में हुआ था, बैटल ऑफ चौसा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में पहला युद्ध बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया था। चौसा में हुमायूं हार गया था, चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया। हारने के बाद दूसरा युद्ध लड़ा इसने, कन्नौज का युद्ध, जिसको अपन बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध, ये भी हम इसको कहते हैं। इसमें भी हुमायूं हार गया था और हारने के बाद भारत छोड़ के वो भाग जाता है, जिसके बाद 15 सालों तक वो यहाँ वहाँ भटकता है और फिर 1555 में हुमायूं वापस आता है। वापस आने के बाद 1556 में उसकी डेथ हो जाती है, अपने ही लाइब्रेरी के सीढ़ी से वो गिर जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है? ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको कौन से स्थान पर मिलेगा? तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, एक बार गूगल करके इसकी फोटो देख सकते हो। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है कन्याकुमारी, बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर लोग सूर्यास्त और सूर्योदय देखने के लिए जाते हैं, बहुत शानदार जगह है कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में पड़ेगा, ठीक है, तमिलनाडु में, यहाँ पर आप जाके तमिलनाडु में देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा सार्क समूह का सदस्य देश नहीं है? सार्क का सदस्य देश इनमें से कौन सा नहीं है? नेपाल तो है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको काठमांडू में मिल जाएगा, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो केला होता है, केले का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका केले का वैज्ञानिक नाम होता है। टैमारिंडस इंडिका इमली का वैज्ञानिक नाम होता है और मैलस पुमिला ये होता है सेब का यानी एप्पल का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? अब पूरी दुनिया चेचक से मुक्त हो चुकी है, अब चेचक कहीं भी नहीं होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में पूरी दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन चेचक का जो टीका बना था, वैक्सीन बना था, वो किसने बनाया था? वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर,
ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, XYZ कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप लोग एक कोर्स लेकर अगर सभी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है बिहार महापैक। ठीक है, ये 6 महीने की वैलिडिटी वाला अगर आप लेते हो तो आपको 799 में मिल जाएगा, और अगर आप 1 ईयर की वैलिडिटी वाला लेते हो तो 1199 में मिल जाएगा। इससे फ़ायदा यही है, बिहार पुलिस कांस्टेबल, SI, हाई कोर्ट असिस्टेंट, सिविल कोर्ट, स्टेनो, कोर्ट रीडर, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो बिहार की, एक ही कोर्स लेके आप कर सकते हो। PDF की अगर हम बात करें तो PDF आपको करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम नाम के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये इसका स्कैनर है, इस स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।